हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, केवीएस, नेट, जेआरएफ आदि के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन में है साइमन कमीशन, संविधान सभा, नेहरू समिति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा कि अनुसूचित जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसमें किया गया? साइमन कमीशन के द्वारा किया गया। किसमें किया गया था? साइमन कमीशन के द्वारा किया गया था। और साइमन कमीशन कब आया था? 1927 में आया था। और जबकि अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि भारत सरकार ने इस शब्द को यानी कि अनुसूचित जाति शब्द को कब अधिनियमित किया, तो वो आ जाएगा हमारा कौन सा? भारत सरकार अधिनियम जब बना था 1935 में, तब इस शब्द को सूचीबद्ध किया गया था। तो दोनों क्वेश्चन अलग है, तो दोनों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा कि अगर शब्द का केवल प्रयोग आता है कि प्रयोग कहाँ पे हुआ था, तो साइमन कमीशन में। और शब्द को सूचीबद्ध किया गया था तो कौन से अधिनियम के द्वारा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में इस शब्द को सूचीबद्ध किया गया। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए साइमन कमीशन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। किस वर्ष अनुसूचित जाति पारिभाषित शब्द प्रस्तावित किया गया? तो देखो 1932 में, 1930 में, 1933 में या फिर 1931 में। तो इसमें जो राइट आंसर होगा कि किस वर्ष अनुसूचित जाति पारिभाषिक शब्द प्रस्तावित किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा 1932 में। कब हुआ था? 1932 में। अब इसमें कैसे हुआ था? वर्ष 1932 में अनुसूचित जाति शब्द को तब परिभाषित किया गया था जब तीसरे गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर ने पृथक निर्वाचन वर्ग की मांग रखी थी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? 1932। तो और जो 1932 के जो सांप्रदायिक अधिनिर्णय हुए थे यानी कि कम्युनल अबॉर्ड के अंतर्गत पृथक निर्वाचन वर्ग की बात हुई थी, उसमें इस बात को रखा गया था, इस शब्द को लाया गया था, अनुसूचित जाति शब्द को परिभाषित किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1932। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। साइमन कमीशन द्वारा तैयार की गई सूची में कितनी दलित जातियों के नाम सम्मिलित थे? तो ऑप्शन में है 410, 415, 420 या फिर 429। तो राइट आंसर क्या होगा? साइमन कमीशन द्वारा तैयार की गई सूची में कितनी दलित जातियों के नाम सम्मिलित थे? तो वहां पे थे 429, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर होगा। 429 जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नांकित में किसने बहिष्कृत जाति पद का प्रयोग अपनी पुस्तक में अनुसूचित जातियों हेतु ब्रिटिश कालीन भारत में किया? तो ऑप्शन में देखो जीएस घुरिये, एस.एच. रिजले, जे.एच. हट्टन या फिर एम.एस. श्रीनिवास। तो राइट आंसर होगा इसमें जे.एच. हट्टन, यानी कि सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। क्या पूछा था क्वेश्चन में कि जो बहिष्कृत जाति पद का प्रयोग अपनी पुस्तक में अनुसूचित जातियों हेतु ब्रिटिश कालीन जो भारत में किया था, वो किसने किया था? जे.एच. हट्टन जी ने किया था। ब्रिटिश काल में अस्पृश्य अथवा कौन सी अछूत की बहुत समय तक दलित वर्ग यानी कि डिप्रेस्ड क्लास कहा जाता रहा है, और इसी नाम से भारत में एक दलित वर्ग संघ का भी निर्माण हुआ। इस नाम पर बहुत से व्यक्तियों द्वारा आपत्ति किए जाने के कारण वर्ष 1931 में असम के जनगणना आयुक्त ने इन्हें बहिष्कृत जाति यानी कि एक्सटीरियर कास्ट के नाम से संबोधित किया। तो हट्टन ने अपनी पुस्तक में, जो उनकी बहुत ही फेमस बुक है, कौन सी है हट्टन की? कास्ट इन इंडिया। क्या है? कास्ट इन इंडिया में अस्पृश्य जातियों को बहिष्कृत जाति यानी कि बाहरी जाति के नाम से संबोधित किया।
तो वही इसमें पूछा है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, J.H. हटन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। सन 1931 की जनगणना में हटन ने अस्पृश्य जातियों को किस नाम से संबोधित किया? तो आप लोगों को पता ही है, इसका क्या राइट आंसर होगा? बाहरी जाति, अनुसूचित जाति, दलित जाति या अछूत जाति? तो उन्होंने क्या कहा था? बाहरी जाति। इसमें ऑप्शन दिया है ए, वही राइट आंसर हो जाएगा। तो हटन जी ने क्या कहा था? बाहरी जाति। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। अनुसूचित जाति के अंतर्गत शामिल है, तो कौन कौन इसमें कौन शामिल है अनुसूचित जाति के अंतर्गत? ऑप्शन में है समाज में प्रचलित वर्ग, राष्ट्रपति के आदेश के तहत भारतीय संविधान में शामिल जातियां, या फिर जन्म से अस्पृश्य हिंदू जातियां, आर्थिक रूप से समाज के कमजोर वर्ग। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? अनुसूचित जाति के अंतर्गत शामिल हैं राष्ट्रपति के आदेश के तहत भारतीय संविधान में शामिल जातियां, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के अनुसार क्या है, उसमें क्या लिखा है 341 में? कि राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह राज्य विशेष के प्रमुख से परामर्श करके एक आदेश जारी करे कि किन समूहों को राज्य के विशेष संदर्भ में अनुसूचित जाति माना जाए। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। टोडा जनजाति का अध्ययन किसने किया? तो ऑप्शन में है रिवर्स, बी के राय वर्मन, LP विद्यार्थी, SK श्रीवास्तव। तो राइट आंसर होगा टोडा जनजाति का अध्ययन किसने किया है? तो वो किया है रिवर्स महोदय ने। किसने किया है? रिवर्स ने। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। टोडा आदिम जनजाति है। रिवर्स ने वर्ष 1904 में भारत आए थे। रिवर्स जो थे तो वो 1904 में भारत आए। उन्होंने नीलगिरी क्षेत्र की टोडा जनजाति का अध्ययन किया। किसका किया? नीलगिरी क्षेत्र की टोडा जनजाति का अध्ययन किया। और वर्ष 1906 में टोडा पर एक मोनोग्राफ प्रकाशित किया। ब्रिटिश मानवशास्त्री सेलिगमैन ने श्रीलंका में बेदा जनजाति का क्षेत्रीय कार्य किया। तो दोनों पूछ लिए जाते हैं, आप दोनों ही याद कर लीजिएगा कि टोडा जनजाति का अध्ययन किसने किया है? तो वो रिवर्स जी ने किया है। और ये भी पूछा जाता है कि वेदा जनजाति का अध्ययन किसने किया है? तो वो कभी कभी आ जाता है सेलिगमैन। मानव शास्त्री कौन है? सेलिगमैन ने श्रीलंका की वेदा जनजाति का अध्ययन किया है। तो इसका ऑप्शन जो है ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। टोडा की श्रेणी है। अब इसकी श्रेणी कैसी है टोडा जनजाति की? अनौपचारिक है, पारंपरिक समाज है, या फिर आदिम समाज है, या फिर स्वच्छंद समाज है? तो टोडा की श्रेणी कैसी है? आदिम समाज की है। कैसी है? आदिम जनजाति कहा जाता है इसे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, ये भी लर्न कर लीजिएगा। तो टोडा की श्रेणी कैसी है? आदिम समाज वाली है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस जनजाति में बहुपति विवाह का प्रचलन नहीं है? तो जो नहीं है वो बताना है हमें। तो ऑप्शन में है टोडा, कोटा, नायर, गोंड। तो इसमें से कौन सी जनजाति में बहुपति विवाह का प्रचलन नहीं है? तो वो नहीं है किसमें? गोंड में नहीं है। किसमें नहीं है? गोंड में। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। जिन जनजातियों में बहुपति विवाह का प्रचलन है उनमें मुख्यतः उत्तरी और पूर्वी भारत की जनजातियां जैसे कि टोडा हुई, कोटा हुई, खस, केरल के टियान या नीलगिरी पहाड़ की टोडा हुई, ठीक है, या नायर जनजाति। यहाँ पे क्या है? मालाबार की कंबल जनजातियां या फिर कुर्ग की पहाड़ियों पर रहने वाली जनजातियां इनमें प्रमुख है। यहाँ पे क्या होता है? बहुपति विवाह का प्रचलन है, यानी कि एक पत्नी के कई सारे पति, बहुपति विवाह का प्रचलन है। तो राइट आंसर इसका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, गोंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। भारत के जौनसार बाबर की खस जनजाति में किस प्रकार के विवाह की पद्धति प्रचलित है? तो ऑप्शन में है एक विवाह, बहुविवाह, बहुपति विवाह, या फिर बहुपत्नी विवाह। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? भारत के जौनसार बाबर की खस जनजाति में किस प्रकार की विवाह की पद्धति प्रचलित है?
तो वहां पे पाई जाती है बहुपति विवाह प्रथा। कौन सी? बहुपति विवाह प्रथा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। नायर कौन है? नायर एक जाति है, एक जनजाति है, एक मुस्लिम समुदाय है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? नायर एक जनजाति है। क्या है? एक जनजाति है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। किस जनजाति में भ्रातक बहुपति विवाह का चलन है? तो भ्रातक बहुपति विवाह किस जनजाति में पाया जाता है? देखो, थारू, गोंड, टोडा, भील। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? टोडा जनजाति में भ्रातक बहुपति विवाह का चलन है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। सेवा विवाह यानी कि मैरिज बाय सर्विस का प्रचलन निम्न में से किस जनजाति में पाया जाता है? तो सेवा विवाह किस में पाया जाता है? कुकी में, थारू में, बिरहोर में या फिर भोटिया में। तो सेवा विवाह का प्रचलन है किसमें? बिरहोर जनजाति में। किसमें? बिरहोर जनजाति में। ये काफी पूछा जाता है सेवा विवाह। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, सेवा विवाह होता क्या है? सेवा विवाह एक तरह से उन जातियों में प्रचलित है जहां विवाह के लिए युवक को यानी कि युवक को कन्या के माता पिता के लिए कन्या मूल्य यानी कि ब्राइड प्राइस चुकाना पड़ता है। इसमें अनेक युवक कन्या मूल्य चुकाने की स्थिति में नहीं होते हैं, इसलिए दूसरा विकल्प ये होता है उन लोगों के लिए कि युवक अपने भावी ससुर यानी कि फादर इन लॉ के यहाँ पर तब तक सेवा कार्य करे जब तक इस सेवा का मूल्य कन्या मूल्य के बराबर न हो जाए। यह पद्धति कहाँ पे पाई जाती है? गोंड में पाई जाती है, बिरहोर में पाई जाती है, बेंगा में पाई जाती है, खस जनजाति में पाई जाती है। तो ये चार जो जाति हैं, गोंड, बिरहोर, बेंगा, खस, अगर ये होती हैं ऑप्शन में तो ये राइट होंगी। ठीक है, किसके लिए? सेवा विवाह के लिए। किसके लिए? सेवा विवाह के लिए। तो सेवा विवाह कहाँ पे? गोंड में पाया जाता है, बिरहोर में, बेंगा में, खस में। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। विश्व के किस महाद्वीप में वधु मूल्य प्रथा ज्यादा प्रचलित है? तो ऑप्शन में है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका। तो राइट आंसर क्या होगा? अफ्रीका में। किसमें? अफ्रीका में। विश्व के किस महाद्वीप में पूछा है कि महाद्वीप में वधु मूल्य प्रथा ज्यादा प्रचलित है? तो वो है अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका की धोंगा और वांटू जनजातियों में वधु मूल्य देने की प्रथा है। कौन सी जनजातियां? धोंगा और वांटू, जिन्हें ला बोला कहा जाता है। ये ला बोला वर्ड वाला क्वेश्चन भी आता है, तो आप लोग यहीं से लर्न कर लीजिएगा कि दक्षिण अफ्रीका की धोंगा और बांटू जनजातियों में वधु मूल्य देने की प्रथा है, जिन्हें ला बोला कहा जाता है। ये पूछ लिया जाएगा ला बोला क्या है, किसे कहते हैं? तो वो क्या है? वहां पे वधु मूल्य प्रथा है। और क्या है कि विवाह से संबंधित यह प्रथा अनेक लोगों को एक दूसरे से संयुक्त करती है और वह इस रूप में है कि लाबोला को एकत्र करने में केवल एक व्यक्ति के अपने ही परिवार के सदस्य नहीं बल्कि उसके निकट वाले नातेदार, रिश्तेदार भी सहायता करते हैं। तो यही लाबोला वधु के भाई के विवाह के लिए या अन्य किसी निकट नाते रिश्तेदारों के विवाह में सहायता स्वरूप दे दिया जाता है। इस प्रकार विवाह संस्था के द्वारा दो परिवारों के सदस्य परस्पर संबंधित ही नहीं हो जाते हैं बल्कि उनमें एक आर्थिक सहयोग भी पनपता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। ये इतना ज्यादा तैयार मत कीजिएगा, बस थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि अगर ये पूछा वधु मूल्य प्रथा सबसे ज्यादा कौन से महाद्वीप में प्रचलित है तो अफ्रीका में, और लाबोला क्या है? तो लाबोला क्या है? वधु मूल्य प्रथा एक तरह से। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। गोल गधेड़ो नामक लोक नृत्य निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? तो ऑप्शन में है थारू, नागा, कुकी, भील। तो गोल गधेड़ो नामक लोक नृत्य जो है वो कहाँ प्रचलित है? कौन सी जनजाति में प्रचलित है? वो भील में प्रचलित है। किसमें? भील में। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जनजाति समाज में शारीरिक शक्ति का महत्व अधिक होने के कारण विवाह के लिए जो इच्छुक नव युवक होता है वो अपनी शक्ति को की परीक्षा होती है एक तरह से,
तो परीक्षा या फिर परीक्षण विवाह का सबसे स्पष्ट रूप से गुजराती भीलों में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, और इस अवसर पर जो क्या कहते हैं, ये जो परीक्षा होती है उस टाइम पे जो नृत्य वगैरह करते हैं, ये होली के अवसर पर भी होता है, तो दोनों ही चीजें आती हैं इसमें। तो वो जो नृत्य होता है, जो उत्सव मनाया जाता है, वो क्या होता है, वो गोल गधेड़ो कहा जाता है। तो यही इसमें पूछा है कि गोल गधेड़ो नामक लोक नृत्य निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है, तो वो है भील से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, गोल गधेड़ो किस जनजाति से संबंधित है। तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, आप लोगों को पता ही है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, भील जनजाति में प्रसिद्ध है, संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, भारत में कुछ जनजातियों में किसी लड़की से विवाह करने के पूर्व लड़के द्वारा अपनी शक्ति सिद्ध करने की प्रथा है, इसे कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, परिवेक्षा विवाह, घुसपैठ विवाह, या फिर परीक्षण विवाह, या फिर शक्ति विवाह। तो राइट आंसर क्या होगा, परीक्षण विवाह। क्या होगा, परीक्षण विवाह। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, युवागृह का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो युवागृह का मुख्य उद्देश्य क्या है, यौन शिक्षा, मनोरंजन, साथ रहने की भावना, या फिर डी है उत्तरदायित्वों का सहभागी होना। तो युवागृह का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसमें डी ऑप्शन जो है, यानी कि उत्तरदायित्वों का सहभागी होना, ये राइट आंसर होगा। युवागृह का उद्देश्य वैसे तो सभी हैं, यानी कि यौन शिक्षा भी, वहां पे यौन शिक्षा भी दी जाती है, मनोरंजन भी होता है, साथ रहने की भावना भी होती है, लेकिन अगर मुख्य की बात की जाए, मुख्य उद्देश्य की बात की जाए, तो उत्तरदायित्वों का सहभागी होना इसमें सिखाया जाता है। तो यही क्या है, मेन उद्देश्य है इसका। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या जनजाति समुदाय की मुख्य समस्या नहीं है। तो इसमें ऑप्शन में है अज्ञानता, निरक्षरता, गरीबी, महिला भ्रूण हत्या। तो इसमें से जो समस्या नहीं है वो हमें बतानी है। तो इसमें से डी ऑप्शन जो है, महिला भ्रूण हत्या, ये राइट आंसर होगा। जबकि जनजाति में देखो अज्ञानता होती है, ये समस्या है, निरक्षरता है, तो ये भी है, गरीबी है, तो ये भी समस्या है, ये तीनों ही समस्याएं, लेकिन महिला भ्रूण हत्या इसमें समस्या नहीं है। जनजातियों में शिक्षा का अभाव होता है, वे अज्ञानता के अंधकार में जी रहे होते हैं, क्योंकि वो जंगलों में रहते हैं, वहां पे शिक्षा का ज्यादा कोई साधन नहीं है ना, और बहुत सारे अंधविश्वास वगैरह, कुरीतियां वगैरह, ये सारी चीजें उनके आसपास रहती हैं। और गरीब तो होते ही हैं वो, क्योंकि भाई जंगल में रह रहे हैं, जो कुछ मिल रहा है बस केवल वही खा रहे हैं, है ना, बाहर से ज्यादा लगाव नहीं होता। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, मातृ सत्तात्मक परिवार प्रथा मानी जाती है। तो कहाँ पे मानी जाती है, मुसलमानों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा, भीलों द्वारा, या फिर केरल के नायरों द्वारा। तो मातृ सत्तात्मक परिवार प्रथा मानी जाती है किसमें, केरल के नायरों द्वारा, ये बहुत फेमस है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। भारत की जनजातियों में मातृ सत्तात्मक परिवारों का विशुद्ध रूप से केवल असम की खासी गारो जनजातियों में ही देखने को मिलता है। मालाबार के नायरों में ऐसे परिवारों का रूप केवल सैद्धांतिक ही रह गया। यहाँ व्यवहारिक रूप से परिवार के अधिकतर पुरुषों को ही हस्तांतरित हो गए। केवल वंश नाम और उत्तराधिकार की व्यवस्था आज भी स्त्रियों के पक्ष में है। तो इसमें देखो केवल यही दिया है ना, खासी गारो तो दी नहीं है, तो वो तो होंगी नहीं इसमें। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम राइट आंसर करेंगे, तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, नीचे उल्लेखित जनजातियों में कौन सी मातृवंशीय है। तो ऑप्शन में देखो खरिया, टोडा, खासी, संथाल। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, खासी जनजाति। कौन सी है, खासी जनजाति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सी जनजाति मातृवंशीय है। तो इसमें है गोंड, खासी, भील, मुंडा। तो इसमें भी क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, खासी हो जाएगा इसमें भी। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25,
तरवाड़ एक मातृवंशीय संयुक्त कुटुंब है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? कहीं तरवाड़ लिखा होता है, कहीं तारवाड़ लिखा होता है, कहीं था बना होता है। तो ये एक ही वर्ड है, तो इसका राइट आंसर क्या है? केरल में। थारवाड़ या तारवाड़ एक मातृवंशीय संयुक्त कुटुंब है जो कौन से राज्य में है? वो केरल राज्य में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सा स्थानीय समूह है? अब स्थानीय समूह की बात की जा रही है। जाति, प्रजाति, जनजाति, संजाति। तो राइट आंसर क्या होगा? समूह की बात की गई है, इसमें स्थानीय समूह की बात की गई है, तो क्या होगा? जनजाति, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जाति जो है वो एक सामाजिक समूह के अंतर्गत आता है, सामाजिक समूह है, जबकि जनजाति स्थानीय समूह यानी कि स्पाइटल ग्रुप का द्योतक होता है वो। तो इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की अनुसूचित जाति नहीं है? ऑप्शन में है भील, संथाल, गुर्जर, हो। तो राइट आंसर क्या होगा? अनुसूचित जाति नहीं है, ये हमें बताना है। तो इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, गुर्जर। गुर्जर कैसी है? भारत की अनुसूचित जाति नहीं है। अच्छा, और भील है, संथाल है तथा हो, ये भारत की अनुसूचित जनजातियां हैं, जबकि गुर्जर एक जाति कही जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। भारतवर्ष में लगभग कितनी जनजातियां हैं? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हम राइट आंसर करेंगे। तो इसमें देखो ऑप्शन में दिया 127, 237, 560 या फिर 439। तो राइट आंसर होगा इसमें 560, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। किसका? 560। लेकिन अभी फिलहाल तो ज्यादा हैं जनजातियां, लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछा गया 2003 में पूछा गया, तो 2003 के अकॉर्डिंग इतना है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखेंगे तो शायद 750 के समथिंग है कुछ, है ना? तो वो आप लोग देख लीजिएगा, आज के परिप्रेक्ष्य में भी तैयार कर लीजिएगा। ये तो पुराना डाटा है 560। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। आदिवासी बोलियों के लिए देवनागरी लिपि के उपयोग का परामर्श किसने दिया था? तो ऑप्शन में है महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, बेरियर एल्विन ने, डी.एन. मजूमदार ने। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? आदिवासी बोलियों के लिए देवनागरी लिपि के उपयोग का परामर्श किसने दिया था? तो वो दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आदिवासी बोलियों के लिए देवनागरी लिपि के उपयोग का परामर्श दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। एस.सी. दुबे ने निम्नलिखित में से कौन सी एक जनजाति का अध्ययन किया? तो ऑप्शन में है बोंडा, भील, कमार, कौंद। तो राइट आंसर क्या होगा कि एस.सी. दुबे ने, यानी कि श्यामचरण दुबे जी ने, उनका पूरा नाम क्या है? एस.सी. दुबे का श्यामचरण दुबे ने मध्य प्रदेश की जो स्थानांतरित कृषि करने वाली कमार जनजाति का अध्ययन किया। किसका किया? कमार जनजाति का। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। किसने जनजाति को समान संस्कृति वाले जनसमूह के रूप में परिभाषित किया है? तो ऑप्शन में है मेलिनोवस्की, ग्रोवर, आर ब्राउन, बेनेडिक्ट। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? किसने जनजाति को समान संस्कृति वाले जन समूह के रूप में परिभाषित किया है? तो वो किया है क्रोवर जी ने। किसने किया है? क्रोवर जी ने। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व किसी जाति को अनुसूचित जनजाति संवर्ग में सम्मिलित करने का निर्धारक तत्व नहीं है? तो ऑप्शन में है भौगोलिक एकाकीपन, समुदाय का आकार, पिछड़ापन, विशिष्ट संस्कृति। तो राइट आंसर क्या होगा कि इसमें से क्या पूछा था कि अनुसूचित जनजाति संवर्ग में सम्मिलित करने का निर्धारक तत्व नहीं है, तो समुदाय का आकार नहीं है। क्या नहीं है? समुदाय का आकार। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा।
भौगोलिक एकाकीपन, पिछड़ापन तथा विशिष्ट संस्कृति किसी जाति को अनुसूचित जनजाति संवर्ग में सम्मिलित करने के निर्धारक तत्व हैं, जबकि समुदाय का आकार इसके लिए आवश्यक नहीं है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किसने भारत में जनजातियों के विकास के लिए सरकार को राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क का सुझाव दिया था? तो नेशनल पार्क का सुझाव किसने दिया है? जीएस कुरियन ने, डीएन मजूमदार ने, एन.के. बोस ने या फिर बेरियर एल्विन ने? तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी, बेरियर एल्विन। क्या होगा? बेरियर एल्विन। बेरियर एल्विन ने मध्य प्रदेश की बेंगा जनजाति का अध्ययन किया पहली बार। ये भी लर्न कर लीजिएगा। बेरियर एल्विन ने मध्य प्रदेश की बेंगा जनजाति का अध्ययन किया। उन्होंने मंडला जिले की बेंगा जनजातियों के बीच 6 वर्ष तक रहकर अपनी पहली मोनोग्राफ यानी कि 1939 में बेंगा नाम से प्रकाशित कराया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय उद्यान इसमें होगा, क्योंकि जब ये प्रकाशित करवाया था तो जो उन्होंने सिद्धांत जो बनाया था, उन्होंने राष्ट्रीय पार्क भू सिद्धांत बनाया था, यानी कि नेशनल पार्क लैंड थ्योरी उन्होंने प्रस्तुत किया था अपने बेंगा वाले जो बेंगा नाम से जो प्रकाशित करवाया था उन्होंने मोनोग्राफ, उसमें तो उसी में राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना का सुझाव दिया गया था सरकार को। वहीं से उन्होंने जो नेशनल पार्क है उसकी स्थापना का सुझाव दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नांकित में किसने जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उद्यान संबंधी व्यवस्था की वकालत की? तो आप लोगों को बताइए। मजूमदार, एन.के. बोस, बी एल्विन, घुरिये? तो राइट आंसर क्या होगा? बेरियर एल्विन यानी कि वी एल्विन। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? सी ऑप्शन, वी एल्विन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। घुरिये ने भारतीय जनजातियों को कहा है? तो घुरिये ने भारतीय जनजातियों को क्या कहा है? अनुसूचित जनजाति, आदिवासी, आदिम जनजाति, पिछड़े हिंदू। तो घुरिये ने भारतीय जनजाति को पिछड़े हिंदू कहा है। क्या कहा है? बैकवर्ड हिंदूज, यानी कि पिछड़े हिंदू कहा है। किसने? घुरिये ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। अनुसूचित जनजातियों को किसने पिछड़े हिंदू शब्द से संबोधित किया? तो आप लोगों को आंसर बताइए। क्या है? बी.एस. गुहा, जी.एस. घुरिये, काका कालेलकर या फिर बी.आर. अम्बेडकर? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जी.एस. घुरिये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय जनजातियां पिछड़े हिंदू हैं, यह विचार किसने दिया है? आप पिछड़े हिंदू हैं, देखो क्वेश्चन वही रिपीट हो रहा है, 2 बार हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें भी जी.एस. घुरिये हो जाएंगे। अगर ये भी आ जाए किसने, भारतीय जनजातियां पिछड़े हिंदू हैं, यह विचार किसने दिया है, तो वहां पे भी क्या होगा? जी.एस. घुरिये को ही सही करना है हमें। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।